will be fine. Let me check. Yes. तहरीम लैंग्वेज ये बात करते हैं, तहरीम ये एंड पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने पास सेव करके रखो, एंड पे पूछना, ठीक है? ओके, सो इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एंड एलएलएम्स, ओवरव्यू, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर। अच्छा, मैंने ना एक डॉक्यूमेंट सा, एक जर्नल सा, एआई टूल्स को यूज़ करते हुए एक डॉक्यूमेंट सा बनाया था। आई थॉट कि थोड़ा सा, मैं स्लाइड्स वाला बंदा नहीं हूँ, बट आई थॉट कि बिल्कुल थ्योरेटिकल रहेगा ना तो आपको शायद प्रॉब्लम हो, तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं एंड आई शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू गाइस एज वेल। बट हम पढ़ेंगे नहीं डॉक्यूमेंट को, वो मैं चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। दीज आर जस्ट द की पॉइंट्स। सबसे पहले, इस डॉक्यूमेंट से भी पहले, I just want to ask from you guys, what do you think? What is generative AI? जरा बताएं सब। What is generative AI? What is AI actually? उससे पहले भी स्टार्ट करते हैं। AI, generative AI से पहले भी तो कुछ चीज होगी। AI क्या है? Yes. You can, Zishan, you don't have to ask for presenter mode. आप लिख दें, chat में लिख दें. It's just a interactive question. A computer behaving like human. Okay. Okay. AI is to make machine intelligent like human being, right? An algorithm. Computer having mind makes tasks simple and easier. AI in one word prediction. Machine to think like human beings. Human intelligence processed by machines. Algorithms that can perform tasks. Mesh of algos. Multiple definitions. So यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि AI की जो डेफिनेशन है, that is subjective. It's not something के जो बुक में लिखी है वही उस तरह से होगी. It varies from one person to another to another to another as per their understanding of AI or the domain. मेरी जो AI की अंडरस्टैंडिंग है या डोमेन है, जो इसको मैं जिस तरह से लेके चलता हूँ, मैं अक्सर कहता भी हूँ, अगर यहाँ पे किसी ने बोला जैसे फॉर एग्जांपल ये सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, मशीन दैट सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो मशीन लर्निंग क्या है? If you're saying AI is machine that simulate human intelligence or learn data or basis of data, तो फिर machine learning या deep learning क्या है? Learn from the past experiences, right? Exactly. तो वो वही चीज ऊपर आ रही थी. So मैं ना इसको किस तरह से समझता हूँ, मैं आपको बड़े क्लियरली मैं बता देता हूँ. मैंने अभी पहले बात की, इट्स सब्जेक्टिव. सो हो सकता है जो आप डेफिनेशन सोच रहे हो वो आपको ठीक लग रही हो, बेस्ड ऑन दैट मैं उसको गलत नहीं कह रहा, ठीक है? फॉर मी AI इज नथिंग बट एन अम्ब्रेला टर्म. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस इज नथिंग, कंप्यूटर साइंस खुद कुछ नहीं है. कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारी अम्ब्रेला, कंप्यूटर साइंस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी डोमेन्स आती हैं. लेकिन जब भी हमने उन सारी डोमेन्स को एक्सप्लेन करना होता है तो हम कंप्यूटर साइंस का वर्ड यूज कर लेते हैं. एग्जैक्टली, देयर सबसेट्स व्हिच फॉल अंडर AI. तो AI इज अ अम्ब्रेला टर्म जिसके अंडर हमने ऐसी कोई भी चीज जिसमें हम ये कहते हैं कि हमने ह्यूमन को मिमिक करना है किसी भी वे से. अब वो डेट, वो आप जितनी भी नीचे IoT, पहले एक्सपर्ट सिस्टम्स होते थे, फजी लॉजिक थी, IoT, रोबोटिक्स, NLP, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई भी डोमेन आपके अंडर फॉल कर रही हो, वो किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेट को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, डोमेन को कैटर कर रही हो, डेट फॉल्स अंडर AI. ठीक है, तो एक तो हमें ये क्लियर पता चल गया. अच्छा, जब हमें ये चीज क्लियर पता चल गई तो फिर उसके बाद हमें समझ आई कि यार ये जनरेटिव AI क्या है. अच्छा, जनरेटिव AI है तो फिर उसके अलावा भी कुछ होगा, उसके साइड पे भी कोई चीज होगी. सो जनरेटिव AI जब नहीं थी, कब आई जनरेटिव AI? नॉर्मली वैसे तो जनरेटिव AI बहुत पुरानी है. 2014 में आपके पास गैन्स आए थे, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स. तो 2014 से भी पहले जनरेटिव AI तो काम कर ही रही है. बट हम ये समझते हैं सबसे पहले कि जनरेटिव AI एक्चुअली में आई कब, और जब जनरेटिव AI नहीं थी तब क्या था. तो हम एज्यूम कर लेते हैं जनरेटिव AI 2022 के अंदर, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ नवंबर 2022 में, GPT 3.5 टर्बो जो था वो लॉन्च हुआ, तो तब जनरेटिव AI हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, तो उससे पहले भी तो यही काम कर रही थी, तो वो क्या था?
और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फिर क्या है, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये जो डोमेन्स हैं ये क्या है? सो इन सब डोमेन्स को ना हम एक तरह से कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव एआई। अब मैं बताता हूँ उसका रीजन, दोनों वर्ड्स को मैं समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, डिफरेंस भी नजर आ जाएगा। जनरेटिव एआई का मतलब क्या है? एन एआई विच कैन जनरेट। क्लियर? बड़ा सिंपल रख रहा हूं मैं अभी कोई टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। एन एआई विच कैन जनरेट, जनरेटिव एआई। डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या होगा, कोई बता सकता? लिखा भी होगा वैसे तो। एन एआई विच कैन discriminate, classify, can create difference, can create categories, जो भी आप उसको कहना चाहो, क्लासेस। ठीक है? सो डिस्क्रिमिनेटिव एआई वो हमें पता चल गया। जनरेटिव में क्या, विच कैन जनरेट। अब हम इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। आप में से आई होप सो ज्यादातर लोग टेक के होंगे, बेशक वो जूनियर सेमेस्टर के हों या वो सीनियर के हों, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम अभी उन डोमेन्स की डेप्थ में जाएंगे भी नहीं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। अब हम इसको समझते इस तरह से हैं कि जनरेटिव एआई के अंदर जब आपने ये देख लिया कि डिस्क्रिमिनेटिव एआई उसकी डिफरेंट टाइप है, तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई अगर उसकी डिफरेंट टाइप है तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई क्या करती थी, वो आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल आपको मिल जाती है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, टाइटैनिक की प्रॉब्लम आ जाती है, आयरिस क्लासिफिकेशन आ जाती है, कार प्राइस प्रेडिक्शन आ जाती है, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन आ जाती है, एनएलपी की प्रॉब्लम्स पे आगे से स्टार्ट हो जाती हैं। आप क्लासिफिकेशन में जाओ तो आपके पास डिजीज क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम चली जाती हैं। आप सीवी में आओ तो आपके पास डिटेक्शन, सेग्मेंटेशन, इमेज एनोटेशन, इन सारी चीज़ों में आप चले जाते हो। इन सब में अगर एक चीज़ नोट करो, आप जितनी भी मैंने प्रॉब्लम्स अभी आपको बताई हैं, क्या आप कुछ जनरेट कर रहे हो, कुछ नई ऐसी नई चीज बना रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या आप प्रिडिक्ट कर रहे हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज और आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल नंबर? आप क्या कर रहे हो, आप क्या कुछ नया जनरेट कर रहे हो या कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो? जितनी भी कैटेगरीज हैं, जितनी भी हमने कैटेगरीज बात की हैं, आप मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम्स देख लो, आप डीप लर्निंग के सब एल्गोरिदम्स देख लो, आप एनएलपी, कंप्यूटर विजन की पूरी एक एक चीज छान मारो, आप उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो। दैट्स अ कोर फिलॉसफी। हाउ जनरेटिव एआई इज डिफरेंट, इन जनरेटिव एआई यू डोंट एक्चुअली, मतलब अगर मैं सरफेस लेवल पे बात करूं, वैसे तो होता है, बट सरफेस लेवल पे अगर मैं बात करूं तो यू डोंट एक्चुअली प्रिडिक्ट समथिंग। ठीक है? आप जनरेट करते हो। जनरेट कैसे? ऐसी चीज जनरेट करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट नहीं करती आप वो जनरेट करते हो। तो 2014 में जब मैंने बात की ना, आप ये मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूं, आई वुड हाईली encourage एवरीवन टू बेसिकली राइट डाउन ऑल द की नोट्स। ये लेक्चर, ये भी नोट मैं शेयर कर दूंगा, बट जो मैं चीजें वैसे बता रहा हूँ शायद वो इसमें भी इतनी ज्यादा नहीं होंगी, तो इसलिए उसको लिखते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो जनरेटिव एआई के अंदर आती है, जिशान हम उसकी बात अभी करते हैं नेक्स्ट वर्ड वाले की। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो जनरेटिव एआई के अंदर आती है वो है, सबसे पहली जो टर्म आपके पास आई जिसने जनरेटिव एआई को बेसिकली एक बूम दिया, दैट इज गेन्स, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स। उससे पहले आपके पास वीएईज भी थे, ऑटो एनकोडर्स और उस तरह की चीजें चलती आ रही थी, बट मेजर जो आपके पास एक बड़ा चंक मिला आपको 2014 या 15 में, आयन गॉडफेलो था साइंटिस्ट, उसने एक आर्किटेक्चर लॉन्च किया विच वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, विच वाज बेसिकली गेन्स, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स। ठीक है? सो बेसिकली वो कर क्या रहा था वहां पे, वो एक डेटा, वो एक दो मॉडल थे, दो मॉडल्स को वो पकड़ रहा, एक मॉडल से वो डेटा ट्रेन करवा रहा था, दूसरे मॉडल क्या रहा था, जनरेट करो। अब जो जनरेट कर रहा था उसको बोल रहा था, अच्छा यार तुमने जो जनरेट की है वो तुम जिसने ट्रेन किया है उसको ऑलरेडी पता है कि एक इमेज किस तरह की लगती है, तो उसके पास रियल इमेज है। जो दूसरा है उसके पास फेक इमेज है, तो फेक इमेज को दे भेजना रियल इमेज के पास और चेक करना है कि डिटेक्ट करो कौन सी रियल इमेज है। ठीक है? तो एक डिस्क्रिमिनेटर है उसके पास और एक जनरेटर है उसके पास, तो इस तरह से उसके पास फर्दर काम कर रहा है। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली गैन्स का कॉन्सेप्ट था, आप उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हो, वो हमारा ज्यादा इन डेप्थ टॉपिक नहीं है। बट यहां से आपके पास एक जनरेटिव की चीज चलती रही। अब जनरेटिव में चीज क्या आप यहाँ पे निकलनी स्टार्ट हो गई जनरेटिव के अंदर, इवन वीएस भी इसके साथ ऐड होते गए, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स होते हैं वीएस, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स।
तो यहाँ से हमारे पास एक पूरी डोमेन स्टार्ट होती है जहाँ पे आप डेटा ऑगमेंट कर रहे होते हो। मेजरली डेटा ऑगमेंटेशन में वीएस तो ड्रग डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, जो है मेडिकल डोमेन के अंदर। बट डेटा ऑगमेंट करना, डेटा को जो है फेक डेटा क्रिएट बेसिकली करना, इस तरह की चीज़ों के अंदर आपके पास गैंस काफ़ी काम आने लगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास समझ में आने लगी कि जनरेटिव एक चीज़ तो है। तो हम थोड़ा सा चलो इधर देख लेते हैं इसको। सो बेसिकली मेरा जनरेटिव एक है, सिंपल टर्म्स इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट। एग्जैक्टली जो ही हमने भी बात की है। दिस कुड बी टेक्स्ट लाइक ईमेल्स, इमेजेस, कोड, म्यूजिक, इवन वीडियोस, कुछ भी। मैंने अभी टेक्स्ट की बात नहीं की, मैंने अभी ये भी बात नहीं की कि टेक्स्ट कैसे बनता है। मैंने अभी सिर्फ एक बात की है कि जनरेटिव एआई एक ऐसी एआई है जो कंटेंट जनरेट करती है, जो डेटा जनरेट करती है। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब हर तरह की फॉर्म का अलग डेटा होता है, इमेज अलग होंगी, वीडियोस अलग होंगी, टेक्स्ट अलग होगा। तो हर एक को जनरेट करने के वेज भी अलग होंगे। हम उनकी अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हैं कि जनरेटिव एआई जो है वो एक टाइप है एआई की, ऑन द अनलाइक डिस्क्रिमिनेटिव एआई, कि जिसके अंदर हम न्यू कंटेंट को जनरेट करें। दैट्स ऑल। ठीक हो गया। Unlike traditional AI, which might analyze data or predict outcomes, generative AI generates something entirely new by learning patterns from vast amount of data. Exactly, ये हमें already पता है. Think about completing this sentence. The cat sat on the. You would probably say mat, right? But generative AI takes this idea to the next level, producing whole paragraphs of conversations. It's like a creative partner with an incredible memory. तो ये basically उसने भी जो है ये अपना काम करता होता है. Exactly. Here's another way to think about it. डिस्क्रिमिनेटिव एआई में क्या होता है? दिस पिक्चर इज अ डॉग, ठीक है, और जनरेटिव में इट्स अ पिक्चर ऑफ अ डॉग आई इन्वेंटेड। तो वो उसको कैप्शनिंग कर सकता है, या इस तरह की चीजें लेके चल सकता है। रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो टेक्स्ट है, इमेजेस है, म्यूजिक भी आप क्रिएट कर सकते हो। इमेजेस के लिए डाली के टूल हैं और इस तरह के हैं। टेक्स्ट के लिए तो आपके पास सारे टूल्स हैं ही। हम उनकी इन डेप्थ बात करेंगे। मैं सिर्फ मेजर पॉइंट्स को हिट करना चाह रहा हूँ अभी। रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट टेक समथिंग यू कैन टेक अ, इट्स जस्ट वही चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे चल चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एलएलएम्स हमने अभी बात कर ली। अब एलएलएम्स पे आ गए। जनरेटिव एआई से निकल के अब हम किस पे चले गए? एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब एक चीज समझ लो अभी के लिए कि एलएलएम लार्ज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज लैंग्वेज? कोई बता सकता है? कोर लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कौन एग्जैक्टली? एक किसी ने यहां पे बोला कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, combination of collection of word is called text in any form. Combination or word is called text. वो sentence words basically वही होते हैं, but it's consist of it's text, it's entirely text. ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब आपके पास आए, आप ये आर्ग्यू जरूर अभी कर सकते हो कि सर अभी तो वीडियोस भी जनरेट हो जाती हैं, डाली वो पिक्चर भी जनरेट कर देता है, सब कुछ हो जाता है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। अभी हम सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। अभी जो चीज हो रही है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आगे बढ़ चुकी हुई है। बट नाउ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कि लैंग्वेज टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को जनरेट करना ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम। अब उसको लार्ज क्यों कहा जाता है? लैंग्वेज मॉडल तो आपको समझ आ गया कि वो टेक्स्ट को जनरेट करेगा, वो लैंग्वेज को जनरेट करेगा, वो लैंग्वेज का मॉडल है। ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज मॉडल है। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ये मल्टीपल आपने वर्ड सुने होंगे पहले। यहाँ पे अब हम उसको डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल है। तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल के अंदर आपने देख लिया लैंग्वेज मॉडल, तो क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब लार्ज क्यों है? बिकॉज वो बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेंड है। वो कितने डेटा पे ट्रेंड है अभी हम उसकी बात करते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हो। बट ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाई। सबसे पहले जब आपके पास चैटबॉट्स बनते थे बिफोर 2013, 14, 15 या 10 के अंदर जाके, तो वहां पे हमारे पास एक टेक्निक थी एनएलपी की, प्रॉपर क्लासिकल एनएलपी के अंदर। जो टिपिकल आपके एनएलपी है उसके अंदर तो काफी सारे वेज होते हैं। यू हैव टीएफ, आईडीएफ, बैग ऑफ वर्ड्स, एनग्राम्स की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, और भी बड़ी चीजें उसमें होती हैं, प्री प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। बट हम स्पेसिफिक रहते हैं कि आपके पास एनग्राम्स जो मेजर टेक्निक उसमें अभी भी यूज होती थी, अभी भी हम कहीं करके उसको कर रहे होते हैं, कि लैंग्वेज मॉडलिंग बिगिन विद एनग्राम।
ठीक है, मॉडल्स। एनग्राम बेसिकली क्या था, एनग्राम के अंदर भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, जैसे यूनिग्राम, बायग्राम जो है आपके पास फिर आ जाता है, तो ट्राइग्राम आ जाता है। सो बेसिकली यूनिग्राम क्या होता है, यूनिग्राम ये मैं क्या आपके बड़ी सिंपल वे है ना, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये कितने वर्ड है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये कितने वर्ड है बता सकता है कोई? ये एनग्राम को मैं बड़े सिंपल वे में आपको भी बता देता हूँ, एनग्राम क्या होते हैं, 6 हैं। अगर मैं यूनिग्राम इसके ऊपर अप्लाई करूं, ये जितना मैंने एक सेंटेंस पकड़ा है ना, ये जितना मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं इसके ऊपर यूनिग्राम अप्लाई करूं तो होगा क्या कि दीज, यूनि सिंगल को कहते हैं वन, 6 वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। गॉट इट? 6 वर्ड्स एक एरे के अंदर अलग अलग प्लेस हो जाएंगे सेपरेटली। बायग्राम अप्लाई करो, दो दो का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन हर दूसरा वर्ड अगले का पहला होगा, ड्यू टू कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करवाना है। ठीक है, ट्राइग्राम अप्लाई करूंगा, 3 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन हर दूसरे का आगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अब लिखना होगा तो उसको लिख लेना, बस ये बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, इट्स अ क्लासिकल एनएलपी अप्रोच, तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा ना, हमारा वो फोकस है। अभी मैं सिर्फ ये चीज बता रहा हूँ, यूनिग्राम में क्या होता था, आप एक वर्ड को टारगेट करते थे, एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड। बायग्राम दो को कहते हैं, तो 2 वर्ड्स, देन फिर 2 वर्ड्स, एक लेयर बनती थी, चेन होती है ना, दो दो चेन पकड़ी आपने, लेकिन जब आप तीसरी चेन उसमें ऐड करोगे तो दूसरी और अगले की पहली वो कंबाइन हो जाएगी, फिर आप थर्ड करोगे तो वो कंबाइन, तो बायग्राम, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ट्राइग्राम के अंदर 3 3 का कॉम्बो बनता जाता था, एंड फर्दर आप ग्राम जितने बढ़ाते थे तो वो उस तरह चीज बढ़ती जाती थी। तो दिस इज हाउ द एनग्राम्स वर्क्स। क्यों करते थे एनग्राम्स को हम इस तरह करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दीज प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, कि ये नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करते थे बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्ड्स। इज इट कॉल्ड टोकन? नहीं, टोकनाइजेशन इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टोकनाइजेशन के अंदर आप वर्ड को अलग करते हो, एनग्राम्स के अंदर आप उनका कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करते हो कि पहले क्या वर्ड आया और आगे क्या जाएगा। मैंने टोकनाइजेशन के अंदर आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं करते ना कि जो 2 वर्ड अगर आपने वर्ड टोकनाइजेशन अगर आपने की भी है, चलो मैं कहता हूँ 2 वर्ड टोकनाइजेशन आपने कर लिया है, जो विच इज नॉट पॉसिबल, बट नहीं करते आप, बट 2 वर्ड टोकनाइजेशन की है। सो टोकनाइजेशन तो 2 वर्ड 2 वर्ड 2 वर्ड 2 वर्ड, वो तो आप अलग अलग कर रहे हो ना, इसमें अलग अलग नहीं कर रहे, इसमें आप अलग अलग कर रहे हो, लेकिन आप उसमें एक तरह से ऐसी चेन क्रिएट कर रहे हो कि जिसमें, हालांकि मैथमेटिकल होता है ये, मैं सिर्फ चेन ऐसे आपको बता रहा हूँ, वो चेन आप क्रिएट कर रहे हो कि एक लेयर बन रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द कैट, द एनग्राम मॉडल माइट गेस सेट नेक्स्ट, बिकॉज उसको ऑलरेडी डेटा के अंदर उसने ऑलरेडी वो एक लिंक बनाया होगा कि द कैट के बाद क्या आता है, नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कितनी दफा कैट के बाद सेट की आई है, कितनी दफा अपने डेटा के अंदर कैट के बाद सेट रिपीट हुआ है, तो उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे फिर वो एनग्राम्स को देख के वो प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके तो वो फिर इस चीज को करेगा। दिस वॉज अ वेरी सिंपल बट फास्ट अप्रोच, जो आपको नजर भी आ रही है, बड़ी ऑथेंटिक सी अप्रोच है कि हम इस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और काम करते हैं। बट इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या थी, बता सकते हैं? इसकी एक जो लिमिटेशन हमारे पास आती थी, डेट वाज बेसिकली यू कैन से, जो लिखी भी हुई है, शॉर्ट मेमोरी, यू कैन नॉट। अच्छा, और दूसरी चीज बाय द वे मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, दीज मॉडल्स वर प्राइमरीली, एनग्राम्स वाले जो मॉडल्स होते थे, दीज वर प्राइमरीली ट्रेन्ड ऑन आरएनएन और मे बी जीआरयू वगैरह, तो वो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो भी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट उनकी कुछ, मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको अगर उसकी प्रॉब्लम बता दूं इन एल्गोरिथम्स की, तो ये थे कि भाई वो ज्यादा डेटा पे काम नहीं कर सकते, इन अ सिंपल वे, तो ज्यादा डेटा पे काम नहीं कर सकते थे। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी कि जितना डेटा बढ़ता जाएगा उतनी वो चेन बढ़ती जाएगी, वो रिलेशन बढ़ते जाएंगे, राइट? जितना वो रिलेशन बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, नहीं मेमोरी वैनिशिंग, हाँ ठीक है, मेमोरी वैनिशिंग आरएनएन में प्रॉब्लम आपके पास होती थी, जो ग्रेडियंट वैनिश होता है वो वैसे मेमोरी वैनिशिंग उस तरह से नहीं होता, बट द प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी। जब प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी तो चूंकि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि आरएनएन, एलएसटीएम, जीआर, ये मेजर जितने भी एल्गोरिथम्स थे, ये ज्यादा पैरेलल काम नहीं करते थे, दीज वर सीरियल एल्गोरिथम्स, सीरीज में काम करते थे। सो आपके पास 10,000 जीपीयूज भी हैं, वो एक्चुअली में काम नहीं आ सकते, बिकॉज आप सीरीज में काम कर रहे हो, तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही करोगे। तो इफ यू हैव अ ह्यूज जीबीज और टेराबाइट्स ऑफ डेटा,
तो वो तो आपको फिर 4 साल ट्रेन करने में लगेंगे, और ट्रेन करने के बाद भी प्रॉब्लम क्या आएगी, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को कैप्चर करना। लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी से मेरा मुराद यहाँ पे क्या है, वो मुराद मेरी ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, एक आपने ऐसे लिखा है और ऐसे के ऊपर आपने स्टार्ट में लिखा है अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, और आपने को 10 पेजेस का ऐसे लिखा है और लास्ट के बिल्कुल 10 पेजेस के बाद एंड पे जाके आपने लिखा है ही इज माई आई लाइक हिम वेरी मच। अब यहाँ पे जो हिम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता? यहाँ पे जो हिम यूज किया गया है लास्ट बिल्कुल एंड पे जाके, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने वर्ड यूज किया था अली, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन चूंकि 10 पेजेस के बाद जाके वो रिलेशन आ रहा है, तो दिस इज पॉसिबिलिटी कि वो कैप्चर ही ना कर पाए कि ये किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो जैसे जैसे कैप्चर, वो वैनिशिंग वाली जो भी बात हो रही थी, वो ग्रेडियंट वैनिशिंग, ये टेक्निकल टर्म अगर बात करोगे तो वो ग्रेडिंग एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग में चली जाती है बात आरएनएन्स के अंदर, बट हम उसकी नहीं भी जा रहे। द होल पॉइंट इज कि वो आपके पास प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे भी, एल्गोरिथम लेवल पे भी, डेटा भी उतना कैप्चर अच्छा नहीं हो पा रहा होता, सो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कोई एक नहीं होती। अच्छा, तो जब हमें ये प्रॉब्लम नजर आने लग गई तो हमें पता क्या चला कि यार काम तो कर रहा है, बट दिस कैन नॉट वर्क ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ जिस तरह आप चैट जीपीटी आज देखते हो, या 2022 में जैसे चैट जीपीटी आया था, या जेमिनाई आया था, या बार्ड आया था, आप उस तरह के मॉडल जनरेट नहीं कर सकते, राइट? अब उनका डेटा ही बहुत ज्यादा होगा। सो आप बड़े स्पेसिफिक, बड़ी छोटे डेटा सेट के ऊपर बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए तो शायद चैटबॉट्स बना पाओ, लेकिन आप जर्नल चैटबॉट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो वहां पे फिर आपके पास विद नेक्स्ट केम न्यूरल नेटवर्क्स, गेम चेंजर फॉर लैंग्वेज, और आरएनएन्स आए, एलएसटीएम्स आए, ठीक है। इन्होंने मोर कॉन्टेक्स्ट उसमें ऐड किया, बट द प्रॉब्लम क्या थी, वही कि समथिंग द कैट समथिंग अर्लियर इन द पैराग्राफ, बट दे स्टिल स्ट्रगल विद वेरी लॉन्ग सीक्वेंसेस, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ठीक है, ताकि मैंने पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आप जब पढ़ो तो इसको समझ आपको आ जाए। द लाइक अ होल पेज एंड वी वर स्लो टू ट्रेन ऑन बिग डेटा सेट। स्लो भी मैंने आपको बता दिया, स्लो क्यों थे, बिकॉज दीज एलएलसीएम्स भी हम पढ़ते आए हैं, आरएनएन्स भी पढ़ते आए हैं, बट दीज वर सीरियल वाइज डेटा सेट्स अप्रोच में काम करते थे। ये आपको एकदम अब सीरियस सिंपल बात है ना, आप एक लाइन लगा लो, मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, यूएमटी की बात कर लो यार, मतलब हमने तो बड़ा उसको फेस किया है। सुबह आपने आना हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो पूरी अगर लाइन लगी है गेट के ऊपर और एक गेट है, तो आप जितनी मर्जी स्पीड मार लो, आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा गुजरने में। 1 बाय 1 जा रहा है, 1 बाय 1 हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये एक तरह से चीज आपके पास चल सकती है। 10 pages matter or the fact that in pay between might have discussed different persons। मुझे लगा इस क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, दोबारा की दफा खाली लिखे। अच्छा खैर, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। द प्लेयर, द कह लें कि सिग्मा मेल ऑफ दिस इरा, ट्रांसफॉर्मर रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर रेवोल्यूशन क्या था, 2017 में गूगल की टीम्स ने विद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को साइंटिस्ट के साथ मिलके एक पेपर रिलीज किया कॉल्ड अटेंशन इज ऑल यू नीड। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस पेपर। टेक्निकली नहीं भी हो तो एटलीस्ट यूट्यूब वीडियो देख लेना इसकी, अटेंशन इज ऑल यू नीड। दिस वाज द पेपर रिलीज इन 2017, जिसने एक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जो एक मेजर कॉन्सेप्ट आया था उसको कहा जाता था सेल्फ अटेंशन। उसी के आगे फर्दर एक उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन था जिसको कहा जाता था मल्टी हेड अटेंशन। सो सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन में कोई डिफरेंस नहीं था एक्चुअली में, मैं आपको अभी उसका बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या था। बट आपने एक चीज याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मर्स आए, ट्रांसफॉर्मर्स ने सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक हो गया। इससे हुआ क्या, अटेंशन मैकेनिज्म, अटेंशन, एक वर्ड के ऊपर फोकस करना। दिस लेट्स द मॉडल फोकस ऑन एनी वर्ड इन अ सेंटेंस नो मैटर हाउ फार अपार्ट। इसकी मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल, इसके सबसे मजे की चीज जो है ना इसमें हुई, वो पता क्या हुआ, दिस वाज पैरेलल। एंड व्हाट डू यू मीन, आई मीन बाय पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये था, क्या लिखा हुआ है, इट्स लाइक गिविंग द एआई अ सुपर पावर टू सी द होल पिक्चर एट वंस, नॉट जस्ट वर्ड बाय वर्ड। आई होप यू गॉट द आइडिया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने, मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ ये वाली, मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छी एग्जांपल होती है।
वो आप हो ना, सीआईडी देखा हो किसी ने, मूवी देखी हो, मैं वो फिक्शन का थोड़ा ज्यादा ही हूँ, तो फिक्शन के अंदर वो क्या होता है कि जब पुलिस वो होता है उनका मेरा ख्याल है उसको क्या कहते हैं, एविडेंस बोर्ड, जिसके ऊपर वो सारा लगा होता है, इसने इधर मारा, इसको फिर इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसको इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। सो वो पूरे बोर्ड के ऊपर सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट हो रही होती हैं। ठीक है, अगर आपने अक्सर देखा होगा, वो पिक्चर देखी होगी, इस तरह की चीजें देखी होंगी, एविडेंस बोर्ड आप गूगल भी कर सकते हो। सो वो पिक्चर जो आपके पास आ रही होती हैं, वो कहाँ से, वो जो बेसिक चीज है, डेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। कि ट्रांसफार्मर्स को जब आप एक बुक या एक पेज देते हो, ट्रांसफार्मर वन वर्ड बाय वन उसको प्रोसेस नहीं करता। ट्रांसफार्मर क्या कहता है, वो एक तरह से कह लें कि जमीन पे सारे वर्ड्स को बिखेर देता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ जमीन पे नहीं बिखेरता, जमीन पे सारे वर्ड्स को बिखेर देता है, और उसके बाद क्या करता है, हर वर्ड को पैरेलली, हर वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है, हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिलेट करता है पैरेलली। इट मींस कि इसको ऐसा आप समझ लें कि 1000 वर्ड्स हैं तो 1000 बंदे लगे हुए हैं, और एक बंदे का काम क्या है कि वो एक बंदा पैरेलली दूसरे को कर रहा है, बट ऑब्वियसली वहां पे एक ही ट्रांसफार्मर होता है। सो दिस इज द पैरेलल थिंग। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या नजर आई, जो आपके पास पहले दो प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे क्लियर आपको कर देता हूँ। दो यहाँ जो सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी मेमोरी की, कि आप ज्यादा डेटा ट्रेन नहीं करवा सकते बिकॉज इट्स सीरियल, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि आप पैरेलल है, तो जितना मर्जी डेटा ट्रेन कराओ, एक्चुअली में ट्रांसफार्मर की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी डेटा ट्रेन कराओ तो वो पैरेलली प्रोसेस करता जाएगा। ठीक है, पैरेलली अगर प्रोसेस वो कर रहा है, फिर एक प्रॉब्लम हो आती है। अब आप सोचोगे सर पैरेलली प्रोसेस करने लग पड़ा है, बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी, ये तो यही बात हो गई कि आपने पैरेलली प्रोसेस उसको करवा लिया, बट मशीन जिसमें आप पैरेलली प्रोसेस करवा रहे हो उसकी कैपेसिटी, सो यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे फिर गेम आ गई जीपीयूज की, कि अब जितना ज्यादा डेटा आप 1000 GB का डेटा अगर पैरेलली प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, ट्रांसफार्मर्स के पास तो वो कैपेबिलिटी है, बट क्या वो आपकी मशीन के पास भी है? दिस अगेन ये क्वेश्चन आ गया ना फिर। तो फिर यहां पे दोनों चीजें हमारे पास फिगर आउट हो गई कि फॉर ट्रांसफार्मर्स यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जो कि ट्रांसफार्मर ये आपको अलाउ करते हैं कि आप वो कर सकते हो। सेकंड क्या था, यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ जीपीयूज, कि उतना डेटा आप ट्रेन भी करवा पाओ। इसी वजह से आप देखते हो कि 1 लाख जीपीयूज, 10,000 जीपीयूज, 20,000 जीपीयूज के क्लस्टर्स पे काम कर रहे होते हैं ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, अभी नए आर्किटेक्चर्स आ रहे हैं, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ट्रांसफार्मर्स में। ठीक हो गया, तो आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो यार पैरेलल अप्रोच के साथ काम कर रहा है, सेल्फ अटेंशन। अब सेल्फ अटेंशन के ऊपर क्या मतलब था, मैंने सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन दो चीजों की बात की। ठीक है, सिंगल हेड अटेंशन या सेल्फ अटेंशन और मल्टी हेड अटेंशन। अब इसकी सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बता एग्जांपल दे दूं ना, इसका फर्क ये इतना है कि जब मैंने वो बताया ना कि हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन अपना ड्रॉ कर रहा है, हर एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन ड्रॉ कर रहा है। अगर वहां पे 10 करोड़ वर्ड है तो 10 करोड़ वर्ड एक 10 करोड़ वर्ड के साथ रिलेशन ड्रॉ कर रहे हैं एट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली जब मैंने वर्ड बोल दिया, दिस इज कॉल्ड मल्टी हेड अटेंशन। मल्टी हेड, मैंने बोला ना 10,000 बंदे थे, वो एक्चुअली में 10,000 बंदे नहीं थे, दोज वर मल्टी हेड्स वर्किंग एट सेम टाइम, डेटा फेच करने में, उसके उसके मीनिंग्स फेच करने में। मैथमेटिकली होता सारा, मैं बार बार ये डिस्क्रिमिनेट जो है ना दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो गया, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ज्यादा इस पे काम नहीं करते भैया। इस पे तो ट्रांसफार्मर्स पे आप बहुत इन डेप्थ देख सकते हो। आई वुड हाईली एनकरेज 3 ब्लू 1 ब्राउन की वीडियो है ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, बेस्ट वीडियो, यू कैन वॉच दैट, यार पेपर पढ़ सकते हो। बट इसके अलावा भी आपको अच्छी मिल जाएंगी वीडियोस, कैंपस एक्स भी है, कृष्णाइक भी है, कोड बेसिक्स भी है, सो अलॉट। बट हम एक आउटलाइन देख लेते हैं। अच्छा, 2017 में ट्रांसफार्मर्स आए, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स जैसे ही आए तो 2018 के अंदर GPT-1 रिलीज किया गया फ्रॉम ओपनएआई। और भी मॉडल्स रिलीज किए गए फ्रॉम डीप माइंड और अदर कंपनीज एज वेल, बट अभी चूंकि ज्यादा फेमस जीपीटी होते हैं तो हम जीपीटी की बात करते हैं। बर्ड गूगल की तरफ से आया था, तो बर्ड की जो आपके पास वो चीज़ है वो इधर से आ गई। ओपन एआई के जो पहले आपके पास आया 17 मिलियन पैरामीटर्स मॉडल था। दीज मॉडल्स वर आई वुड से काफ़ी जो है ये बेसिक मॉडल्स थे, ये कुछ भी जनरेट नहीं करवा पाते थे, बट दीज वर समथिंग के जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव होता है एक बड़े मॉडल की तरफ। तो दिस इज हाउ द टाइमलाइन गोस। ठीक है,
फिर आपके पास बर्ट आया, बायोटेक्सोनॉट एन्कोडर्स जो आपके पास आए, काफ़ी हद तक इन्होंने गूगल ट्रांसलेट को जो है वो ओवरकम किया। गूगल ट्रांसलेट काफ़ी हद तक ये चीज़ चली। अच्छा बाय द वे, ट्रांसफॉर्मर्स जो सबसे पहले आए थे ना, ट्रांसफॉर्मर्स का अगर आप पेपर भी पढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मर्स जो थे वो बेसिकली उसमें आए थे फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए आए थे। इवन कि इन्होंने इंग्लिश टू फ्रेंच इसकी जो है ना डेमो में भी इंग्लिश टू फ्रेंच ही परफॉर्म की थी। तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स आए थे, ठीक है। तो ये एक उनकी सबसे पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में चूंकि वो इतनी कैटेगरीज में परफॉर्म होते गए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन टू ऑल दैट, वो सारी चीजें होती गई। अब गूगल ट्रांसलेट, मैं कल जब बात कर रहा था, गूगल ट्रांसलेट को आप जाके डिस्कस करोगे तो बिफोर ट्रांसफॉर्मर्स गूगल ट्रांसलेट कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर पे, स्टैट्स और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पे काम करते थे, बट नाउ दे आर कंप्लीटली चेंज्ड। तो वो इस तरह से अब काम कर रहे हैं, अब वो ट्रांसफार्मर बेस चले गए हुए हैं सारे, ठीक है। देन यू गॉट बर्ट 2019 में, फिर GPT-2 आया, उसके पैरामीटर्स बढ़ते गए। पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो नोड्स जो एक नोड दूसरे नोड के साथ रिलेशन ड्रॉ कर रही होती है, जो बीच में लाइन बन रही है, दैट इज योर पैरामीटर, और कुछ भी नहीं होता पैरामीटर, ठीक है। T5 इट वाज अ काफी अच्छा मॉडल था ट्रांसफार्मर्स का, आज भी आपको मिल जाएगा ओपन सोर्स हगिंग फेस के ऊपर। टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल होते हैं, तो ये एवरी लैंग्वेज टास्क इनटू जनरेशन प्रॉब्लम। देन आपके पास 2020 के अंदर GPT-3 आया, ठीक है। 2022 के अंदर जो आपके पास मॉडल रिलीज हुआ था, डेट वाज बेसिकली GPT 3.5, ठीक है। अटेंशन इज ऑल यू नीड, 3 ब्लू 1 ब्राउन में पेपर का नाम था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, चैनल 3 ब्लू 1 ब्राउन, 3 ब्राउन 1 ब्लू, जो इस तरह करके कुछ है, मैथ का बड़ा मजे का चैनल है, ठीक है। तो या इस तरह से वो एक आपके पास हायरार्की चलती रही। तो 2022 में आपके पास जो है वो आपके पास GPT 3.5 आया, फिर उसके ऊपर चैट GPT, चैटबॉट है, एक्चुअल मॉडल GPT है। GPT स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड का भी मतलब ये है कि उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक ट्रांसफार्मर पकड़ा। मैं सिंपल एक 2 लाइन में इसको क्लियर कर देता हूँ, GPT बेसिकली काम कैसे करता है। उन्होंने ट्रांसफार्मर पकड़ा, ट्रांसफार्मर पे इंटरनेट से डेटा उठाया, अराउंड 40, जब GPT 3.5 आया था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसका पेपर रिलीज किया, उसके बाद उन्होंने पेपर ही नहीं रिलीज किया माशाल्लाह, बहुत ओपन AI है। तो उन्होंने पेपर रिलीज किया ट्रांसफॉर्मर्स का जब, तो GPT-3 वाला, तो उसमें 46 टेराबाइट्स ऑफ डेटा उन्होंने ट्रेन कराया था, ठीक है, 46 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। तो उसके ऊपर उन्होंने किया क्या कि वो सारा डेटा पकड़ा, एक जी ट्रांसफार्मर के ऊपर उसको अप्लाई करवाया, प्री ट्रेन करवाया, कि बेसिकली उसको सिर्फ ये बोला ट्रांसफार्मर को, उसने ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं था नया जनरेट करना, ट्रांसफार्मर का सिर्फ ये काम था रिलेशन ड्रॉ करो, बिकॉज दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ट्रांसफार्मर ने वही सॉल्व की थी कि जितना ज्यादा डेटा होगा उसका पैरेलली हम रिलेशन ड्रॉ कर पाए। अगर मेरे पास उसके मैथमेटिकल रिलेशंस आ गए हैं तो आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, मेरे पास मैथमेटिकल रिलेशंस आ गए हैं, ठीक है। तो हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रांसफार्मर्स ने वो किया। उसके बाद अब ट्रांसफार्मर जब रिलेशन ड्रॉ कर ली है तो फिर एक टर्म यूज की जाती है SFT, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में क्या बेसिकली किया गया कि सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में उसको बोला गया, अच्छा अब तुमने जो डेटा सीखा है उसके मुझे आंसर्स दो, उसके बेस पे दे। उसने कोई आंसर दिया, वो आंसर प्रोबेबली गलत होंगे, बिल्कुल इनिशियली जो स्टेज में आते हैं, SFT उसको कहते हैं। उसने गलत आंसर दिए, सुपरविजन की गई, उसको बताया गया ये आंसर गलत था, इस क्वेश्चन का इस तरह का आंसर हो सकता है, उसको दोबारा फीड किया गया। तो दिस इज RL, उसमें फिर RLHF आ गई, रीइंफोर्समेंट ह्यूमन लर्निंग बाय ह्यूमन फीडबैक, वो चीजें आती गई। तो दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स, आप इन डेप्थ इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। GPT में चैट GPT इज अ चैट बॉट, GPT इज एक्चुअल मॉडल, ठीक है। तो चैट GPT तो चैट बॉट है। मैं आगे इस पे चलूँ अगर तो, या आज फिर आपके पास GPT-4 और O1 और O3 और वो सारी चीजें आ गई। अब तो अगर आप एक चीज नोट करो, अभी उसमें फिर कभी उस पर बात करेंगे। नाउ जो आपके पास रीजनिंग मॉडल्स की तरफ अब दुनिया जा रही है, जो आप देखते हैं ना, डीप सी R1 आया, फिर उसके बाद O1 आया, O3 आया, फिर क्लाउड का भी रीजनिंग मॉडल आ गया, एक्सटेंडेड थिंकिंग आपके जेमिनी का भी आ गया। सो इस तरह चलते हैं, अब दुनिया रीजनिंग मॉडल्स की तरफ जा रही है। रीजनिंग मॉडल्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ RL, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। बिकॉज डीप सीक भी अगर आप देखोगे हाउ डीप सीक वर्क्स, तो डीप सीक ने भी बेसिकली RLF ही ऐड किया था। उसने क्या किया, वो SFT का जो पूरा मैंने अभी कंपोनेंट आपको बताया, डीप सीक ने वो निकाल दिया। डीप सीक ने बोला हमने इंसानों से सुपरविजन करवानी नहीं, RL को डालो, रीइंफोर्समेंट को डालो, अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है उसको खुद ही वो अपनी ऑप्टिमाइजेशंस करे, सब कुछ खुद ही करे। तो दैट्स अनदर अप्रोच, बट या वो भी अब आपके पास चल रहा है। सोनेट, हाँ क्लाउड का सोनेट जो आया, तो वो भी आपके पास चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं अगर आपको इमेज दिखाऊं ट्रांसफॉर्मर्स की, हाउ इट वर्क्स, तो ये मैं इधर मेरे पास एक इमेज पड़ी थी। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो बेसिकली हैं वो आपके पास कुछ हाँ, एक उनमें इनकोडर होता है,
इनकोडर का मतलब क्या होता है? इनकोड, रिप्रेजेंट करना। टेक्स्ट को पकड़ो, उसकी मैथमेटिकल एम्बेडिंग्स बनाओ, दैट्स ऑल। इनकोडर का इतना काम है। डिकोडर का क्या काम होता है? डिकोडर के अंदर, अच्छा मैं आपको क्लियर बता दूं, ये लामा और जितने ये मॉडल्स है ना, दीज आर ऑल डिकोडर ओनली मॉडल्स। ट्रांसफार्मर का मैं नाम जरूर ले रहा हूं, लेकिन ट्रांसफार्मर में दो चीजें होती हैं, इनकोडर और डिकोडर। दोनों यूज नहीं हो रहे होते इनमें। प्राइमरीली ज्यादा जो चंक होता है वो डिकोडर का होता है, बिकॉज डिकोडर क्या करता है? डिकोडर का काम होता है जनरेशन करवाना। इनकोडर जनरेशन नहीं करवाता, इनकोडर सिर्फ एम्बेडिंग्स क्रिएट करेगा। वो रिलेशन जो हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि रिलेशन ड्रॉ, इनकोडर सिर्फ रिलेशन ड्रॉ करेगा। ठीक हो गया? डिकोडर जनरेट करवाएगा, आउटपुट डिकोडर ला के देगा। बट डिकोडर के अंदर अगर आप देखो ना, अगर एक चीज आप नोट करो, अगर मुझे वो यहाँ पे बता दे, ये इनकोडर का पार्ट था, ये डिकोडर का पार्ट भी यहाँ पे आना चाहिए वैसे तो। लेट मी चेक, सॉफ्टमैक्स लेयर्स के बाद चल पाई आ जा, छड़ दे जान ए डिकोडर। डिकोडर ये आ गया। तो डिकोडर के अंदर अगर आप एक चीज नोट करो, तो डिकोडर के अंदर भी वो लेयर्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करती हैं जो आपके इनकोडर में करती हैं। एड एंड नॉर्म, फीड फॉरवर्ड, पार्ट करके और सारा चीज करके, तो आपके पास वो पोजिशनल एम्बेडिंग जो है ना, पोजिशनल कोडिंग एम्बेडिंग जो आपके पास आ रही थी, वो डिकोडर में भी आ रही थी। तो बेसिकली हम नॉर्मली डिकोडर के साथ मेजरली सारा काम लेके चल रहे होते हैं। डिकोडर ही रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करता है, डिकोडर ही फिर आगे से उसको फर्दर प्रोसेस करता है। ठीक है? तो या एक तो ये आपके पास चीज होती है। डीप सी ट्रांसफार्मर्स के अंदर वो मैंने भी आपको बता दिया है कि इनकोडर जो बर्ट मॉडल बात में अभी आपको मैंने की थी, बर्ट बाई डायरेक्शनल ऑटो समथिंग लाइक दैट ट्रांसफार्मर, रीडायरेक्शनल ट्रांसफर समथिंग लाइक दैट, वो बर्ट का आप देख लेना क्या था। बट वो इनकोडर बेस्ड मॉडल था, ये इनकोडर होता है। ठीक है? डिकोडर के अंदर मैंने क्या बताया, जीपीटी, जितने भी जीपीटी काइंड ऑफ मॉडल्स हैं, जीपीटी, जेमिनी, लामा, ये सारे जितने मॉडल्स हैं, दीज आर ऑल द डिकोडर फोकस मॉडल्स। तो आप हमेशा ये जरूर पढ़ते हो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल्स हैं, बट ट्रांसफार्मर में भी ये डिकोडर बेस्ड मॉडल्स होते हैं। ठीक हो गया? फिर उसके बाद यार ये टोकनाइजेशन के बेसिकली क्या है, वो जो हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, टोकनाइज कर दो। मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, वर्ड बाय वर्ड डिवाइड कर दो। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसके अगर आप इन डेप्थ हम बात करें टोकनाइजेशन की, तो देर आर मेनी वेज टू डू टोकनाइज। और हम नॉर्मली जो क्लासिकल एनएलपी में टोकनाइजेशन के वेज पढ़ते हैं, वो मतलब मैं सिंपल वे में अगर आपको बता दूं, तो चैट जीपीटी ने जो अपनी टोकनाइजेशन की थी, वो बीपी थी, बाइट पेयर इनकोडिंग। उन्होंने प्रॉपर अपना एक एल्गोरिथम लिखा था जो बेसिकली टोकनाइज करवाता था। ठीक है? वो बेसिकली क्या था कि अगर दो सिमिलर वर्ड आ रहे हैं, तो किसी सिंबल से कन्वर्ट कर दो, किसी सिंबल से रिप्लेस कर दो। डेट कुड बी द डॉलर साइन, हैशटैग, सेमीकोलन, कुछ भी। ठीक है? तो वो इस तरह की चीज, तो बाइट पेयर इनकोडिंग, बीपीई। ठीक है? ये उन्होंने किया था चैट जीपीटी वालों ने। उनका ये एल्गोरिथम था अपनी वर्डिंग टोकनाइज करने के लिए। जो जेमिनाई ने किया था, बार्ड ने, मुझे भी उसका नाम याद नहीं है, लेकिन आपको वो भी आई एम प्रीटी श्योर कि आपको गूगल पे वो मिल जाएगा। तो हर एक ने अपने एल्गोरिथम्स डिजाइन किए थे। बट नॉर्मली आप वर्ड टोकनाइज, सेंटेंस टोकनाइज, फिर उसके ऊपर जाके ज्यादा जो यूज किया जाता है, ज्यादा डेटा आपका बढ़ जाए तो सब वर्ड टोकनाइजेशन, तो आप उस पर रहते हो और वही काम करते हो। ठीक है? एम्बेडिंग्स, अपने नंबर को अपने टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है? अपने टेक्स्ट को नंबर्स में कर, वो जो हम स्टार्ट से बात कर रहे थे, रिलेशंस को ड्रॉ करना, तो वो जो रिलेशन को ड्रॉ करने वाली बात थी, दैट वाज बेसिकली एम्बेडिंग्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनटू वेक्टर। वेक्टर बेसिकली सेट लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। पोजिशनल एनकोडिंग क्या है? ये बड़ी मजे की चीज थी, पोजिशनल एनकोडिंग। अच्छा, पोजिशनल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ऑटो एनकोडर, यार दैट वाज अ बेसिक डिफरेंट थोड़ा सा। वीएस थोड़े डिफरेंट थे, उनकी हम थोड़ी एंड पे बात करते हैं। ये मैं पहले थोड़ा लेक्चर कवर कर लूं, टाइम नहीं है ना। फिर क्वेश्चन आंसर में हम ये चीजें करेंगे। तो ऑटो बेसिकली क्या था कि ये जो एम्बेडिंग है ना, एम्बेडिंग क्या था? एम्बेडिंग पता क्या होती है? एम्बेडिंग की होती है, मैं आपको ना 3 वर्ड देता हूँ, कार, ट्रक, एप्पल, ठीक है, एंड एरोप्लेन। या कार, एरोप्लेन, ट्रक, इस तरह कर लेते हैं, एप्पल इस तरह कर लेते हैं। 2 कॉमन वर्ड इसमें से आपको क्या लग रहे हैं? 2 मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन से हैं? 2 मोस्ट सिमिलर वर्ड, कार एंड ट्रक, एग्जैक्टली। तो इवन दो कार और ट्रक, शायद एक कार जो है वो लाइन के पहले हाफ पे हो और ट्रक लाइन के दूसरे हाफ पे हो, लेकिन एम्बेडिंग्स में क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, इनके सिमेंटिक वर्ड सिमिलर हो सकते हैं, तो ये काफी हद तक इनकी एम्बेडिंग्स एक नजदीक नजदीक बनेंगी। सिंपल वर्ड में बताऊं तो अगर किसी की 01 बन रही है, तो ट्रक की 02 बन जाएगी। लेकिन हो सकता है ये ट्रक लाइन के बिल्कुल एंड पे हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है?
सिमेंटिक्स, उनके सिमेंटिक मीनिंग क्लियर है ना, सिमेंटिक नजदीक है तो वो जो नजदीक बनेंगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आप बोलोगे सर एक लाइन के अगर एंड पे ट्रक था और स्टार्ट पे कार थी तो हो बीच में कोई वर्ड्स होंगे ऑब्वियसली, तो उसका जो सेंटेंस के अंदर जो उसका मीनिंग बन रहा था वो लॉस नहीं हम करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है ना ये, कि अगर हमने उसको प्लेस कर दिया लाइन के पहले कार के साथ ट्रक के अंदर, ठीक है, तो फिर उसका सेमेंटिक मीनिंग तो एग्जैक्टली यहां पे आपके पास आती है पोजिशनल इनकोडिंग, जो मैंने सामने लिखा भी हुआ है कि आप फिर उसको बताते हो कि नहीं भाई यहाँ पे अगर मैं आर्किटेक्चर दिखाऊं ना तो आर्किटेक्चर आपका जो है, अगर आप एक मजे की चीज देखो तो पोजिशनल इनकोडिंग कोई अलग लेयर नहीं है, पोजिशनल इनकोडिंग ऐड होती है आपकी एम्बेडिंग्स के अंदर। ये देखो, ये आपकी एम्बेडिंग्स बनती हैं, एम्बेडिंग्स बनने के बाद उसमें पोजिशनल कोडिंग को ऐड किया जाता है और उसके बाद जो आपकी पूरी आउटपुट आती है वो आपकी आगे फिर आपकी मल्टी अटेंशन उस तरफ जाती है। ठीक हो गया? सो दैट्स हाउ बेसिकली द अटेंशन मैकेनिज्म और वो उस तरह से चीज आपके पास वर्क करती है। कैटेगोरिकली टेक्स्ट डेटा टू न्यूमेरिक डेटा, सिंपल वर्ड में, ठीक है, टेक्स्ट डेटा टू। सो या सेल्फ अटेंशन के अंदर बेसिकली ये होता है, इट्स अ स्टार ऑफ द शो, यही सारी गेम करता है ये सारी आपकी रिट्रीव करता है सब कुछ। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स बेसिकली क्या करते हैं, वो डेटा आगे पास करते हैं यार, फीड फॉरवर्ड, डेटा प्रोसेस किया, हर चीज हो गई, नॉर्मलाइज करो, आगे पास कर दो, आगे वाला प्रोसेस करेगा, नॉर्मलाइज करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा, आगे पास कर दो। तो इस तरह से प्रॉपर गेम चलती रहती है। हाउ दे आर ट्रेन्ड, प्री ट्रेनिंग होती है, मतलब उससे पहले डेटा बढ़ा दो उसको, बोलो ट्रेन, अपने आप को ट्रेन करता रहा, फिर जब ट्रेन एक दफा कर ले तो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होगा, फिर उसको ठीक करने के लिए फाइन ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है, आप कैसा समझते हो कि आप चैट जीपीटी से जाके समरीज लिखवा लेते हो, आप उससे जाके कोड लिखवा लेते हो, ईमेल से लिखवा लेते हो, कुछ भी लिखवा लेते हो तो उसको सब क्वालिटी पता है? नहीं, ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है भाई, ये बाद में उसकी फाइन ट्यूनिंग की गई है, हर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए उसको स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया कि तुम्हें अगर कोई समरी पूछे तुमने समरी में इस तरह से आंसर करना है, तुम्हें कोई कोड पूछे तुमने कोड का इस तरह से आंसर करना है। ये चीजें सब बाद में की जाती हैं, ये ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं है, ट्रांसफार्मर ये कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं ना आपको ये टोकनाइज वाला मैं आपको एक दिखा भी दूंगा, टोकनाइज किस तरह से वो चीज चलती है, तो वो भी हम देख लेंगे। या टूल्स के अंदर वही टेक्स्ट कंप्लीशन, ये सारी चैट जीपीटी के ऊपर जो सारी चीजें आप कर रहे होते हो लैंग्वेज टास्क के अंदर, वो सारी आपको ऑलरेडी पता है, तो मेरा ख्याल वो दोबारा बताने की जरूरत है। एकेडेमिया के अंदर हर जगह के अंदर इसकी मतलब चैटबॉट्स कहाँ नहीं है, तो इट्स ऑल देयर, इट्स नथिंग न्यू। हाँ, अपकमिंग लेक्चर में हम लैंग चेन में इन सब चीज़ों को देखेंगे। कल लेक्चर के अंदर हम एलएलएम्स, एपीआईज को और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो बड़ी मजे की चीज़ है उसको हम देखेंगे। अभी जो है वो, हाँ ये जरूर आप कर सकते हो, आप खुद देख लेना जाके, ये मैंने थोड़ा सा जो है ना वो एक शॉर्ट लेके किया था कि आप हगिंग फेस पे जाके पोजिशनल कोडिंग मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले ये खत्म कर लूँ यार इस राइट से। पोजिशनल कोडिंग हगिंग फेस पे जाके आप फ्रॉम ट्रांसफार्मर, हगिंग फेस पे ट्रांसफार्मर्स की बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर और प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं स्पेसिफिक जनरेशन के। तो पाइपलाइन से जाके आप बोलो ये टेक्स्ट जनरेशन की पाइपलाइन के लिए मुझे ट्रांसफार्मर चाहिए, और मॉडल अपना फॉर एग्जांपल GPT-2 या कोई भी उधर से चूज कर लो, T5 चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो, उसको प्रॉम्प्ट दो, मैक्स लेंथ, आपका एक आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आप अपना मॉडल लोड करके तो आप अपना काम कर सकते हो, बट मे बी आपको इस काम के लिए GPT की हगिंग फेस की API की जरूरत पड़े। ठीक है, जो पेपर्स की मैं बात कर रहा था, डेट वाज बेसिकली अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है, ये आप पेपर जाके जरूर पढ़ सकते हो। इसको अगर मैं इधर ओपन कर लूँ तो दिस वाज द पेपर, आपको आर्काइव पे मिल जाएगा, फैंटास्टिक पेपर। बट इसके अलावा भी बड़े मजे के पेपर आ रहे हैं, तो नॉट दिस ओनली वन। अच्छा, उसके बाद अगर टूल्स की कुछ की मैं बात कर लूँ तो आपको यूज करने के लिए तो कर्सर का आपने नाम सुना होगा, विंडसर्फ है, कंपोजर है, क्लॉड का तो चलो, सोनेट तो आप सबने सुना है, नोटबुक एलएम भी काफी लोग यूज कर चुके हैं, परप्लेक्सिटी जो मैं काफी यूज करता हूँ, इट्स गुड वन, ग्रॉक जो शायद कई लोगों ने यूज किया हो या ना किया हो, बट इट्स अ न्यू तो नहीं कहूँगा, काफी पुराना ही है, लेकिन जो इसका वर्जन 3 आया, ग्रॉक 3 आया, काफी मजे का, तो मेक श्योर कि आप एक दफा इसको भी जो है वो जरूर यूज करो। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। और देन यू हैव, अच्छा चाइनीज मॉडल जो है ना, एक मैं अगर आपको दिखाऊं, चाइनीज मॉडल है क्वेन, शायद नाम आप लोगों ने सुना हो लेकिन शायद यूज ना किया हो ज्यादातर लोगों ने, वो है क्वेन, ये वाला मॉडल। मैं इसका, मुझे अच्छा लगता है, मैं इस पर काफी देर से काम भी करता आया हूँ प्रीवियस 30 डेज इस तरह से, बट जो है वो चाइनीज, इसके अंदर इसके काफी मॉडल्स हैं, एंड 1 मिलियन टोकन, ये सारी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं और काफी मजे के मॉडल्स हैं। लाइक ये जो 32 बिलियन मॉडल वाला पैरामीटर, क्वेन का भी रिसेंट एक मॉडल आया था,
वो 27 बिलियन पैरामीटर का मॉडल था, और डीप सीक R1 का जो 67 V3 का जो 671 बिलियन पैरामीटर जो मॉडल था वो उससे ज़्यादा बेटर था। थोड़े 27 बिलियन पैरामीटर्स हैं, उसको भी वो इतने पे बीट कर रहा है, तो इट वाज गुड। थिंकिंग की जो मैं बात कर रहा था, क्वेन की थिंकिंग वाला सर्च आ गया, टूल्स अभी इसमें आ रहे हैं। यू कैन इवन जनरेट वीडियो विद इन दिस, आप क्वेन से वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हो, इमेज भी जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स जो क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट था आर्टिफैक्ट्स का, वो भी चीज़ हो सकती है। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद क्वेन। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ जो मैं सिर्फ आप में इसमें बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है यार मैं सारे क्वेश्चन एंड पे करूंगा आंसर, मैं सिर्फ यहाँ पे टोकनाइजर जो है ना वो एक दफा दिखा दूं। या दिस इज हाउ बेसिकली टोकनाइजर यार वर्क्स। आप यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हो कौन सा मॉडल किस तरह से टोकनाइजर में काम करता है, तो आप GPT-4 हो जैसे मैंने चूज किया हुआ है, आपने यहाँ पे अपना कोई भी कंटेंट ऐड किया, हेलो दिस इज आवर क्लास, तो मैं ऐड मैसेज अगर कर दूं तो ये ऐड मैसेज मेरा ऐड हो गया, यहाँ पे मेरा ये आ गया। तो यहाँ पे टोकन काउंट है, देख लो आपके पास 25 आ गया है, कलरिंग आपके पास आ गई है, तो सारे किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और उसके वर्ड में वो कैसे नीचे कौन सा मैथ बन रहा है। तो बेसिकली ये आपकी एम्बेडिंग्स है। अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाऊं, कार इज नियर ट्रक। अच्छा अब देखते हैं कार इज नियर ट्रक कहाँ पे गया, ये कार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल जाके आप शो वाइट स्पेसेस करोगे तो आपके पास शो वाइट स्पेसेस आ जाएंगे, मल्टीपल चीजें आ जाएंगी। सो द होल पॉइंट इज बेसिकली कि आप ये चीज टोकनाइजर डॉट वर्सल डॉट ऐप है, तो आप इधर से जाके ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। सो या प्राइमरीली ये चीज आपके पास होगी। सो आई थिंक सो इट्स ऑल डन नाउ। मेरा ख्याल है आज क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, क्वेश्चंस करते हैं जी। हाँ जी, यार मैं दोबारा ऊपर नहीं जा रहा, क्वेश्चन पूछो दोबारा सारे लिख लो सारे। अच्छा टोकनाइजेशन मैं बताता हूँ टोकनाइजेशन के बारे में, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे आते जाएंगे। टोकनाइजेशन एक वे है आपके डेटा को, पूरे टेक्स्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके उसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने का। आप रोटी खाते हो ना, तो आप पूरी रोटी नहीं खा लेते भाई, छोटे छोटे पीसीस करके खाते हो। तो डेटा अगर आपने फीड करवाना तो पूरा नहीं करवा लोगे, आप उसके चंक्स करोगे, चंक्स के भी छोटे छोटे पीसीस करोगे, तो पीसीस वो चंक्सिंग बेसिकली आपकी टोकनाइजेशन, सिंपल वर्ड में। does the accuracy of the models only depends on the data nowadays? Like if we look at the competition between the LLMs right now, they're using the same architecture, thing transfers or different amount of data. Actually not. We think they are using the same architecture, but they are not. And one more thing is the amount of data. One thing definitely. Second, the problem they are trying to solve. Like if you look at it, तो क्लॉड की सोनेट की अगर आप अप्रोच देखो तो उनका फोकस लगता ऐसे है कि वो कोड के लिए अपना बेस्ट एआई बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज अप्रोच कि उनका विजन क्या है, वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फिर उसके अंदर नई नई इनोवेशंस लेके आनी पड़ती हैं। लाइक अगर क्लॉड की मैं बात करूं तो क्लॉड ने मल्टीपल एमसीपी भी आया, तो दूसरी चीजें, तो क्लॉड मल्टीपल चीजें अपनी लेके आ रहा होता है। जेमिनाई अपनी मल्टीपल तरीकों से, अब एम्बेडिंग की अगर मैंने बात करूं तो एम्बेडिंग के डीप सीक का अलग वे हो सकता है, जेमिनाई का अलग वे हो सकता है, चैटबॉट का चैट जीपीटी का अलग वे हो सकता है। तो हर एक सरफेस लेवल पे लगता है सब सेम कर रहे हैं, बट इनर सबके अपने एल्गोरिथम्स हैं, सब अपनी चीजों पे खेल रहे हैं। जिसका एल्गोरिथम ज्यादा बेटर होता है वो उतनी चीजों पे ज्यादा बेटर काम कर रहा होता है। एंड अल्टीमेटली फिर ये भी अच्छा होता है कि फाइन ट्यूनिंग और स्पेसिफिक फोकस किस चीज पे है वो भी डिपेंड करता है। मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा यार को, वैसे डॉक्यूमेंट में कुछ है नहीं है, मैंने सारी चीजें बताई हैं, तो आप लिख लिया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। इतने ज्यादा पैरामीटर्स को मॉडल यूज करने के लिए हमें क्यों अच्छा जीपीयू चाहिए, या इसकी प्रोसेसिंग सर्वर पे होती है वी गॉट आवर रिजल्ट्स। यार नहीं, आपको कब मैंने कहा जीपीयू चाहिए, मैंने तो पहले बोला था नहीं चाहिए। अगर आप एपीआई हिट करवा रहे हो तो आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए, अनलेस कि आप उसको लोकली रन नहीं कर रहे, जो कि हम नहीं करेंगे, मैंने पहले बोला था। आपको क्वेश्चन चाहिए भाई, चिल रहो। पोजिशनल एम्बेडिंग बता दी थी मैंने, आई गेस। पोजीशन को भी काउंट करना एम्बेडिंग के साथ, कि कहाँ पे वर्ड पड़ा था उसको काउंट करके फिर उसकी काउंट पोजीशन के अकॉर्डिंगली एम्बेडिंग्स को क्रिएट करना, ताकि आपका सिमेंटिक मीनिंग जो है वो लॉस ना हो। टर्म्स दैट यू यूज्ड टू रिवील इंस्टेंट अबाउट दिस लेक्चर, कौन सी टर्म्स मैंने यूज की थी, आप अगर हाईलाइट कर दें मुझे। मैंने आई गेस सारी चीजें क्लियर की थी वैसे।
can you, how you tell it does not generate, then how GPT generate? अच्छा, मैंने बात की ट्रांसफॉर्मर्स इटसेल्फ जनरेट नहीं करते, जनरेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर पता है क्या जनरेट करते हैं? मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, एक वर्ड, उसकी बेस पे दूसरा वर्ड, उसकी बेस पे तीसरा वर्ड, उसकी बेस पे चौथा वर्ड। पिछले 4 वर्ड आ गए हैं, उनको देखो पांचवा, 5 आ गए हैं, उनको देखो छठा, 6 आ गए हैं, उनको देखो सातवां। प्रॉब्लम क्या है? यू कैन नॉट डू समरीज, you cannot do complex question answer, you cannot do mathematical, you cannot do context retrieval, you cannot do actually anything। उस उन कामों को करवाने के लिए कि वो काम एक्यूरेसी के साथ हो, मैं ये नहीं कह रहा वो जनरेट नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ वो बस जनरेट करेगा, फिर वो नहीं देखेगा गलत है सही है, लेकिन वो सही जनरेट करे और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जनरेट करे, उसके लिए आपको फिर फाइन ट्यूनिंग करवानी पड़ती है। एसएफटी जो कि जीपीटी में रहा था। Embedding is mostly positioning to the words to make sense. Is mostly positioning the words. Embedding is converting text into words into numeric number. Positional encoding is to add positional meaning into those numbers. I think so. It's clear now. We don't need model locally to train an AI. नहीं यार, unless के you are running कोई open source model और उसकी API नहीं मिल रही और आपको जरूरत है कि आपने locally काम करना है, या तो बड़े security concerns हैं, तो it's good, but otherwise जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर हम अभी इन मॉडल्स की APIs पे काम करते हैं, लर्न करते हैं, so there is any threat कि रीजनिंग मॉडल्स या बाकी आने से हमारी स्टडी रेलेवेंट नहीं होगी। What do you mean by रीजनिंग मॉडल्स आ जाएंगे तो क्या होगा? रीजनिंग मॉडल से सिर्फ ये होगा कि जो एक आप अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर चेन ऑफ थॉट इंप्लीमेंट कर, अब चेन ऑफ थॉट की मैं बात वैसे कल करूंगा, लेकिन जो आप अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर चेन ऑफ थॉट इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, जब आप एजेंट बनाते हैं, कोई बनाते हैं, उसमें आप एक प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट लिखते हो ना, डिटेल्ड प्रॉपर एक थिंकिंग रिएक्ट एजेंट हम बात करें, रीजन एंड एक्शन की जो हम बात करते थे, तो वो जो आप बेसिकली काम कर रहे होते थे, अब अगर आप एक चीज नोट करो तो वो चेन ऑफ थॉट रीजनिंग के अंदर है, रीजनिंग मॉडल इटसेल्फ खुद कर रहे हैं, तो आपका काम तो एक तरह से कम हो रहा है। वो रीजनिंग मॉडल तो चेन ऑफ थॉट ही कर रहे हैं, internal process, internal thinking. So all the models have transformers, right? As of now, yes, different versions of transformers, ठीक है, but now the interesting thing comes in. There's a model called Mercury from Inception Labs, and it's a diffusion based models. Diffusion is a technique to generate images। जो आप अभी बात कर रहे थे ना, वो डाली, मिड जर्नी, वो जो इमेजेस है, अभी जितनी भी बात की वो टेक्स्ट की बात की है हमने, जो इमेजेस जनरेट करने के मॉडल्स होते हैं, दैट वाज द बेसिकली स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स। तो जो स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स हैं वो डिफ्यूजन की बेस पे काम करते थे, कि नॉइज जनरेट कराओ, नॉइज की बेस पे वो फर्दर आगे उस तरह चलते थे, तो वो उसकी भी बात नहीं कर रही, हम टेक्स्ट इमेज पे नहीं जाएंगे। बट नाउ डिफ्यूजन इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर टेक्स्ट apparently, which was surprising for me as well। और उसका फायदा क्या हुआ कि अब वर्ड बाय वर्ड प्रोसेसिंग जो हो रही थी वो खत्म हो गई। डिफ्यूजन वर्ड बाय वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करता, डिफ्यूजन इकट्ठी करता है, पूरे टेक्स्ट को इकट्ठा वो प्रिडिक्ट करेगा और राइट करेगा, जनरेट करेगा, तो उससे स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप सर्च करते हो, सर्च कर सकते हो जाके, मर्करी बाय इंसेप्शन लैब्स, मर्करी बोलिए, मर्करी वीनस मार्स वाला वो मर्करी बाय इंसेप्शन लैब्स। Can you elaborate the context? If you summarize the whole Gen AI into one line, how it is different from discriminative AI? Yeah, generative AI is an AI which can generate new content. Discriminative AI is basically an AI which can discriminate the existing content. That's all. Embeddings and tokenization. Yeah, token और एम्बेडिंग क्लासिकल एनएलपी में देखो दोनों लगे हैं, बट राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासिकल एनएलपी। हम अभी क्या बात कर रहे हैं? हम अभी बात कर रहे हैं कि एम्बेडिंग्स आपके पास क्या, तो सिंपल वे में बताऊं ना, फॉर चैट जीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू बोथ आर सेम, कहानी खत्म। दोनों टेक्स्ट को पकड़ रहे हैं, एक बड़े टेक्स्ट को पकड़ रहे हैं, चंक में डिवाइड कर रहे हैं, एक एल्गोरिथम है, स्पेसिफिक एल्गोरिथम है, वो अप्लाई हो रहा है, वो नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स ऑल। यस, एनी क्वेश्चन सो फार?
तो चीज़ें क्लियर हुई हैं? आई थिंक सो होनी तो चाहिए यार वैसे। अच्छा, सो हमने आज हिस्ट्री, ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, पहला लेक्चर जो है उसके अगर 4-5 पॉइंट्स अगर हम देख लें तो हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिए हैं यार। इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैंने सारा कवर कर दिया, नहीं कर सकते, बट होपफुली मैंने कोशिश ये की है कि आपको ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएं। कल हम जो है ना बेसिक एलएलएम कैसे काम करते हैं, एपीएस कैसे काम करती हैं, और प्राइमरीली मेरा फोकस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे होगा, क्योंकि ये एपी एलएलएम तो आगे भी कर ही लोगे आप लोग लैंग चेन में भी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्राइमरीली फोकस होगा कल, तो वो होगा, फिर आगे थोड़ा थोड़ा आपका प्रैक्टिकल काम बढ़ता जाएगा, तो या एक वो प्रॉपर चीज़ होगी। बट यस, हाँ, अब सेल्फ स्टडी तो भाई ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी है, बट आई ट्राइड के बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक सरफेस लेवल पे आपको जो है ना वो बता दी जाए। बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से आपको, मतलब जितना डेटा मैंने आपको बता दिया। फोकस फॉर दिस क्रिएटिंग टेक्स्ट ओनली यूजिंग जनरेट, यस, हमारा फोकस टेक्स्ट मॉडल्स पे रहेगा। अब जनरेटिव इमेजेस पे भी हम नहीं जाएंगे, वो कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसको पूरे कोर्स अलग लगते हैं भाई। कैन यू सम वो लिखा तो हुआ सामने, जनरेटिव एंड एलएलएम्स की पूरी ओवरव्यू, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, एप्लीकेशंस एंड ऑल। नोट शेयर कर दीजिएगा, कर दूंगा भाई, बनाने तो नहीं है आप लोगों ने, बना ही लो। अच्छा, यस, एनीथिंग एल्स? अच्छा, कौन कौन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाला था जो बोल रहा था कि पता नहीं इसको समझ आएगी नहीं आएगी, समझ आई नहीं आएगी? विल वी टच ऑन मल्टी मॉडल एआईज? मल्टी मॉडल एआई क्या मतलब है मल्टी मॉडल का भाई? वैसे मल्टी मॉडल ये सारे जितने भी एलएलएम्स यूज करोगे आप, तो मल्टी मॉडल तो हम काम करेंगे। आप इमेज जब इनपुट दे सकते हो, मैं बता दूं यहाँ पे, हम टेक्स्ट ओनली का मतलब ये है कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन या इसका मतलब ये आउटपुट टेक्स्ट आएगी, टेक्स्ट ओनली का मतलब ये है आउटपुट टेक्स्ट आएगी, बट आप वीडियो, इमेज, ऑडियो ये इनपुट दे सकते हो, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट के लिए डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। इज देयर समथिंग टू बी डन ऑन आवर एंड्स फॉर टुमारो? जितना पढ़ाया जाके पढ़ो, मैं खुद भेज भी दूंगा वैसे, डॉक्यूमेंट है कुछ छोटा सा करके, या कुछ पॉइंट्स बेसिकली लिख के कि अटेंशन के बारे में पढ़ सकते हो, ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ सकते हो, मैंने जो बात क्वेन का या दूसरा ये चीज़ें बताई हैं, आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हो। सो यस, देयर आर मेनी थिंग्स जो मैंने आज बताई हैं यार। एक ज़रूरी चीज़ मैं जो यही कहूँगा कि ट्राई के आप लोग जो है ना नोट्स बनाओ, हर एक चीज़ को लिखो, रफली बेशक लिखो, बट ताकि उसको लिखो और बाद में उसको फर्दर प्रोसेस उस तरह से लेके चलो, ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स which needs to be covered? Okay. ये अब लैग आ रहा होता है, ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, ये खत्म हो गया तो फिर चलते हैं। क्या करते रिकॉर्डिंग? यार मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भाई, बोल तो रहा हूँ। कंसर्न्स देखो इन लोगों के, एक बंदा मुझे फिनिश कर, ठीक है बस, ठीक है। इंशाल्लाह जो है हम अब नेक्स्ट कल वाली क्लास के अंदर मिलते हैं, और बेसिक चीज़ें वो मैंने ऑलरेडी बता भी नहीं है। लुक इनटू द ट्रांसफार्मर्स, नहीं इतना टाइम नहीं है फहद। यस, स्टार्ट्स इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रेंज। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो जाकर पढ़ना, बड़ा मजे के लगेंगे। बाकी मैं कुछ नोट्स वगैरह भेज दूंगा और कुछ टॉपिक्स भी भेज दूंगा, सो आई थिंक सो आप लोगों को उसके बारे में पढ़ना चाहिए इन डेप्थ। और यस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, एंड होपफुली इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे। एंड ऐसा और कोई चीज़ नहीं है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। Research paper name, attention is all you need. Okay.